यहाँ जैसा आपने कहा मध्य प्रदेश का ये बुलेटिन जो है हम एनडीटीवी को अपने न्यूज़ रूम से लेकर के आ रहे हैं और तमाम जो है हम आपको जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे से कम का वक्त बचा है अब वोटिंग खत्म होने के लिए। अभी तक कौन बताएगा मुझे परसेंटेज क्या रहा है अभी तक? करीब 50% के आसपास मतदान हुआ है की, तो वहाँ पर 53.40% मतलब 4% के आसपास वहाँ पर मतदान हुआ। उसके सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा वोटिंग बालाघाट में हुई है, 63.69% वोटिंग हुई है। उसके बाद और छिंदवाड़ा में 62.57% मतदान, मंडला में 58.8% मतदान और जबलपुर में 48.05% मतदान हुआ है। शहडोल में 48.64% वोटिंग हुई है। सीधी में 40.60% मतदान हुआ। ये तीन तो ये पिछली बार से कम है या ज्यादा है? ये पिछली बार से कम लग रहा है बाबा। अभी तक पिछली बार से कम है। पिछली बार से कम लग रहा है। कितना कम है? कुछ अभी और अपडेट जब आएगा तब कंफर्म हो पाएगा बाबा। और क्या क्या खबरें आ रही है आपको, आप ये बताइए छिंदवाड़ा में कैसी? बाबा छिंदवाड़ा में तो पोलिंग हो रही है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट वहाँ पे ये है कि पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे एक के बाद एक, आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहाँ के मेयर हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी अंतरात्मा ये कह रही है कि जो कमलनाथ का परिवार है उसने छिंदवाड़ा के लिए बहुत कुछ किया है और इलेक्शन के दिन उनकी वापसी कांग्रेस में उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस उनको नहीं रखती है पार्टी में तो पार्टी छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन बीजेपी में कभी वापस वो नहीं जाएंगे। तो ये एक अलग तरीके की राजनीति देखने को मिली है छिंदवाड़ा में। उससे कहीं ना कहीं कमलनाथ को नकुलनाथ को बड़ा अंदर से आराम सा मिला होगा चुनाव के दिन। तो ये तो है। आप देखिए हेडलाइन एनडीटीवी की बनी है कि वोटिंग के बीच छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर हुआ बड़ा खेल, मेयर विक्रम अहके ने बदली आस्था। उन्होंने आस्था की बात यहाँ पर कही है। दूसरी तरफ आप देखिए वोटिंग की बात करें परसेंटेज की, तो एमपी में 3 बजे तक 53.4% वोटिंग हुई और बस्तर में 58.14% वहाँ पर मतदान हुआ है। और छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट पर आज बस्तर में आज का इलेक्शन था। बस्तर में एक ही सीट पर। आपके पास क्या खबर है बताइए? बाबा एक शहडोल लोकसभा क्षेत्र में एक उमरिया गांव है। उमरिया जिले में एक गांव है जहां पे लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए मतदान का बहिष्कार कर रखा था, लेकिन अभी खबर आई है कि अधिकारियों से मिलने के बाद लोगों ने वहां पे जाके मतदान किया है। तो मतलब लोगों का भरोसा जो है लोकतंत्र में वो बरकरार है जी। और बाकी 6 सीट कौन कौन सी है? बाकी सीटें जो हैं उसमें छिंदवाड़ा है, सीधी है, मंडला है और जबलपुर है। ये सीटें हैं जहाँ पे मतदान अभी चल रहा है। मंडला के बारे में कहा जा रहा है कि मंडला में फगन सिंह कुलस्ते जो है वो थोड़ा फंसे हुए हैं। हाँ, मंडला में एक्चुअली विधानसभा इलेक्शन हुआ तो तभी हार गए थे, तो बीजेपी ने दांव तो खेला है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कैसा होता है। बाकी उनकी सीट तो फंसी नजर आ रही है। फंसी हुई है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर जो है वो आज वोटिंग हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में केवल 1 सीट पर वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ का हाल जानते हैं, छत्तीसगढ़ का हाल बताइए। जी, केवल 1 सीट पे हुई। छत्तीसगढ़ में आज जहां बस्तर में वोटिंग हुई है, तो जैसे कि हमें पता है छत्तीसगढ़ कितना नक्सली प्रभावित इलाका है, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट कराया। जैसे कि अभी ही मैं ये खबर लिख रही थी कि यहाँ एक गांव है जहाँ 2019 में नक्सलियों ने एक विधायक की हत्या करी थी, लेकिन उसके बावजूद बढ़ चढ़ कर लोग मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने वहाँ वोट किया। उसके बाद हम जो पढ़ रहे थे वो दंतेवाड़ा की खबर है, वहाँ पर भी जबरदस्त कतारें देखने को मिली लोगों की। कहीं पर लोग नदी पार कर जा रहे हैं वोट देने, तो कहीं कुछ तरह की खबरें आ रही है। चलिए बहुत अच्छा। आपने बस्तर की बात की तो मुझे बताया जा रहा है कि जुल्फिकार हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार बताइए, अब तो वहाँ पर मतदान खत्म हो गया है क्योंकि वहाँ पर 3 बजे ही मतदान था। क्या जानकारी अब आप हमें हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बाबा मैं एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि किस तरीके से बस्तर में मतदान होता है। इस पुल में मैं खड़ा हूं और अभी कुछ हाल में ही 2-3 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ और ये इंद्रावती नदी के किनारे का जो दूसरा इलाका है वो अबूझमाड़ का है और इस नदी को पार करने के लिए ये पुल बनाया गया है और उस इलाके में जो अबूझमाड़ का इलाका है पैदल पोलिंग बूथ जो है मतदान कराने जाते हैं। तस्वीरों में आप देखिए बाबा कि कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में पोलिंग जो पार्टियां हैं वो अपने ईवीएम, वीवीपैट और जो मतदान की सामग्री है उनको लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और जो सुरक्षा बल हैं वो बड़ी संख्या में तैनात हैं और ये ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। पहले ये स्थिति होती थी जब ये ब्रिज बना नहीं था तो उस समय इसके उस पार जाने के लिए
नाव में जाना होता था और बहुत ही दुर्गम इलाका है और वहाँ पे अभी ये कह सकते हैं कि विकास नहीं पहुँचा है। विकास पहुँचता तो फिर यहाँ से गाड़ियाँ जाती और गाड़ियों से लोग वापस लौट के आते और 10 से 12 किलोमीटर ये पोलिंग पार्टी पैदल चलते हुए आ रही है। तो बाबा अगर आप बोले तो मैं इनसे कुछ से बात करने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से मतदान करा के वो लौट रहे हैं। कितने अंदर से आ जी जी बाबा यहाँ जी आप बात करिए। आप हम अबीहट जंगलों से होते हुए, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के सौजन्य से हम बहुत सफल चुनाव करा के लौटे हैं साहब। कितना पोलिंग रहा आपके पोलिंग बूथ में? 55% था मेरा। 55%। ये कह रहे हैं कि पहली बार देश आजाद होने के बाद यहाँ पे पोलिंग मतदान करा के लोकसभा का आ पा रहे हैं। जी बहुत सफल और 55% हम मतदान कराए हैं और अंत तक कोई मतदाता नहीं बचा है। सफल चुनाव। कितना वजन है ये? आप दो लोग इसको टांग के जा रहे हैं। कितने? 15-20 किलो होगा सर। 20 किलो होगा? 15 किलो 15-20 किलो होगा। कितने किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं इसको लेकर? शायद 8-10 किलोमीटर होगा। 8-10 किलोमीटर हो गए। ये पहली बार इस इलाके में मतदान हुआ है जहाँ पे? जी पहली बार। बाबा देखिए कि देश आजाद होने के बाद लोकसभा का पहली बार इस अंदरूनी इलाकों में मतदान हुआ है और सुरक्षा बल देखिए कि अपने जो हथियार हैं उनके साथ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, ये यूबीजीएल है, मोर्टार है। यहाँ पे देखिए कितना मुश्किल होता है अंदरूनी इलाकों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था देना और पोलिंग पार्टियों के साथ चलना और तमाम आधुनिक हथियारों से लैस जो सुरक्षा बल हैं वो अंदरूनी इलाके से पोलिंग पार्टी को सुरक्षित। अधिकार ये कह रहे हैं कि ये इस इलाके में पहली बार आजादी के बाद वोटिंग हुई है और वहां से जो है एजेंट जो है वो बक्सा लेकर के पैदल इस पुल को पार कर रहे हैं। जी बाबा, आजादी के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में वहां पे पोलिंग स्टेशन बनाया गया क्योंकि इसके पहले वहां पे पहुंचना मुश्किल था। ये पुल से जब से फंक्शनिंग हुआ है, पुल के बाद से इस पुल के उस तरफ तक पैदल जाते हैं और जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं देखिए कि जो पोलिंग पार्टी के लिए कुछ सामग्री पहुंचानी थी वो, बाकी इस पुल को पार करके आगे से गाड़ी इन पोलिंग पार्टी को मिलेगी और ये जो दूरी है 10 से 12 किलोमीटर अलग अलग, क्योंकि 4 पोलिंग स्टेशन अंदरूनी इलाके में हांदावाड़ा है और दूसरे जो पोलिंग स्टेशन है उनको बनाया गया है और आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा का चुनाव वहां पर हो रहा है और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच। और अभी मैं कुछ देर पहले बाबा देख रहा था, दिख जाता है कि यहाँ पे ड्रोन उड़ रहे थे और ड्रोन से निगरानी इस पूरे पुल पे रखी जा रही थी। और क्योंकि ये कहा जाता है क्योंकि वे पैदल इसलिए चल रहे हैं कि ये पूरा माओवादियों का इलाका है। प्रवीण, ये दो तस्वीर देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है और ये नदी है इंद्रावती और इसके उस तरफ जो है पूरी अबूझमाड़ है और नक्सलियों का गढ़ इसे कहा जाता था। हालांकि धीरे धीरे सुरक्षा बल अंदर की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि अभी पोलिंग पार्टियां वहां से निकल के आई जब वहां पे कभी पोलिंग हुई नहीं और लोकसभा का पहला चुनाव हो रहा है जो 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए और पैदल गए थे ये पोलिंग पार्टियां और पैदल वापस आ रही हैं। तो बाबा समझिए कितना मुश्किल है। जी बाबा, तो इतने मुश्किल में आप भी ये खबर हमारे पास ला रहे हैं। अब आप बताइए जहां से आप आ रहे हैं वहां पे ड्रोन दिखाता हूँ बाबा, ड्रोन दिखाता हूँ मैं। ये ड्रोन में दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पुल पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन भी देखिए आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे आपको। ये जनरली बहुत कम दिखता है लेकिन ये ऐसे इलाके हैं कि चप्पे चप्पे पे नजर रखनी है क्योंकि दूर से अगर कहीं पे भी अगर माओवादियों का ठिकाना है या उनका मूवमेंट है, वो इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और मतदान कर्मी जा रहे हैं तो ड्रोन से भी पूरे इलाके में नज़र रखी। ये जो मेरे ऊपर भी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये ड्रोन जो है पूरा इलाके पे नज़र रखता है और वहाँ पे कैंप है और ये पोलिंग पार्टी है जहाँ पे 3 बजे यहाँ पे मतदान खत्म हुआ था और आप समझ लीजिए 3 बजे खत्म होने के बाद अभी का वक्त 5:30 बजे के करीब है। 2.5 घंटे 2 घंटे पैदल चल के वो लोग यहाँ से आए हैं और क्योंकि सड़क नहीं है पैदल पहुँचना है तो ये जो कैंप है कैंप तक मतदान कर्मियों को लेके जाना है ताकि सुरक्षित पहुंच सकें। और अभी तक की जो स्थितियां हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस इलाके में मतदान हुआ है और मतदान का जो प्रतिशत है जो पोलिंग एजेंट ने बताया उनके पोलिंग, क्योंकि जहां पे कभी मतदान नहीं हुआ हो वहां पे 50 से 60% मतदान पहली बार हो रहा है तो लोगों में उत्साह तो है कि वो अपने क्षेत्र में अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। कुछ देर में जब आंकड़े आएंगे तो ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी बाबा, तो हमने आपकी तस्वीरों में देखा कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोट डालने के लिए निकली थी,
भले ही गर्मी हो चाहे कोई भी दिक्कत हो, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकले हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां कुछ ही दिनों पहले एक बहुत बड़ा नक्सली हमला भी हुआ है, कार्रवाई भी हुई है। बिल्कुल बाबा, बड़ी संख्या में निकले। शायद मैं जहां तक समझ पाता हूं तो देश में बस्तर वो ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे 10% से ज़्यादा महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। 7 लाख से थोड़ा ज़्यादा पुरुष हैं और 7,71,000 महिलाएं बस्तर क्षेत्र में हैं। ऐसे में महिलाओं की जो तादाद है वो ज़्यादा है और यहाँ पर जो जिसके साथ महिलाएं होंगी, स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रत्याशी यहाँ पर जीतता नजर आएगा। तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं और महिलाओं से जुड़े हुए वादे हैं वो इस क्षेत्र के चुनाव में रोचकता पैदा करते हैं और चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं। और आपसे बात करते करते ही देखें कि पूरा जो है सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि इसके बाद कोई जाने वाले की संख्या कम है, इक्का दुक्का लोग होंगे और ये पूरा ब्रिज खाली हो चुका है और इस ब्रिज में हम ही हैं। और ब्रिज के उस तरफ दिखा देते हैं कि वो बस आ चुकी है। प्रवीण दिखाइए कि बस आ गई, जिसको पोलिंग पार्टी के लिए उस ब्रिज के किनारे पे इस पे ट्राइपॉड पे रख के जूम करके दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बिरले ही मिलती है, बड़ी मुश्किल से ही मिलती हैं, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में जाना पड़ता है। और अब विकास इसलिए कह सकते हैं पहुंच चुका है क्योंकि ये कैंप के अंदर एक टावर लगा दिया गया, उस टावर की वजह से सिग्नल है, तो हम ये लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे सिग्नल नहीं थे और ये आउट ऑफ रीच हुआ करता था। बस खड़ी है और सुरक्षा बलों ने उस बस को चारों तरफ से घेरा और जो पोलिंग पार्टी आई हुई हैं वो इस बस में बैठेंगे और बस में बैठने के बाद उन्हें दंतेवाड़ा के स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा। जी बाबा। चलिए जुल्फी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अब धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपने ये सारी तस्वीरें हमें दिखाई जो कि शायद बहुत लोग जानते भी नहीं है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर अबूझमाड़ में पहली बार जो है कोई पोलिंग पार्टी जो है वो यहाँ पे मतदान करा करके लौट रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सहयोगी जुल्फी बता रहे थे। धनंजय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। धनंजय जी बताइए, बस्तर में पोलिंग कराना जो है सभी पोलिंग पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं पहले से रहा और अभी तक भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बस्तर जो है एक वो नक्सलियों का बड़ा गढ़ माना जाता था। दंडकारण्य जो नक्सली अपना दंडकारण्य राज्य की जिस मांग पर अड़े हुए हैं उसको वो अपनी राजधानी माना करते थे और वहां इतना आतंक हुआ करता था बाबा कि वहां आम आदमी में मतदान के प्रति बहुत ज्यादा भय हुआ करता था और ये भय के कारण हमेशा वहां मतदान का प्रतिशत भी बहुत कम रहता था। लेकिन अभी जुल्फी भाई ने जिस तरह से तस्वीरें दिखाई है अबूझमाड़ के मतदान के उत्साह को लेकर के, वो वाकई में लोकतंत्र की एक खूबसूरती को दिखाता है बाबा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मतदान में लोग जागरूक होके शामिल हो रहे हैं तो उसके परिणाम आगे चल करके बहुत अच्छे आएंगे और इस क्षेत्र को आतंकवाद से भी, नक्सलवाद से भी मुक्ति मिलेगी। जी निश्चित रूप से। अब हम सीधे छिंदवाड़ा चल सकते हैं। शाश्वत हमारे सहयोगी वहाँ पे हैं। आज बता दूं मध्य प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए हैं, जिसमें कि छिंदवाड़ा भी है। छिंदवाड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वही एक सीट जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के पास है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के लिए उन्होंने पूरी जोर लगाई। वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, क्या कमलनाथ अपने बेटे के लिए इस सीट को बचा पाएंगे? शाश्वत, आपका क्या आकलन है वहाँ पे? देखिए सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सीट जो जिस पे बीजेपी ने अपना सारा कुछ, यहाँ पे मैं बताऊं अगर आपको, पिछले 4 महीने में तकरीबन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा दौरा करना ये इस बात का संकेत देता था कि बीजेपी इस बार छिंदवाड़ा को आसानी से नहीं जाने देगी। तो जो बीजेपी ने जो मोमेंटम बनाए रखा प्रचार के तहत और जो कांग्रेस के नेताओं को जो लगातार एक एक करके जो तोड़ा है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से मोमेंटम जा रहा था। और आप देख रहे थे कि सीट पे काफी चुनौती तकरीबन पिछले 3 महीने से थी। आप देखें जब चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो नकुलनाथ ज्यादा प्रचार करते थे, कमलनाथ इतना नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ एक बहुत पुराने अनुभवी नेता है और काफी कांग्रेस के बड़े नेता है जिन्होंने काफी चुनाव यहाँ पे लड़े हैं, चुनाव काफी लड़वाए हैं। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ को अनुभव था कि अगर क्योंकि फिर देखे कि कमलनाथ को फिर चुनाव में सामने आना पड़ा। फिर कमलनाथ आखिरी की अगर आप देखें पिछले 1-1.5 महीने में तो काफी फ्रंट फुट पे खेले, क्योंकि उन्होंने नकुलनाथ को पीछे कर दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये नीति रही कि
जो चुनाव है, चुनाव कमलनाथ वर्सेस बंटी साहू किया जाए, और बीजेपी की यह रणनीति रही कि चुनाव को नकुलनाथ वर्सेस मोदी किया जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों में बहुत आखिरी तक और अभी भी अगर सर मैं आपको बताऊं कि बहुत टफ फाइट है। कोई भी अगर इसमें आकलन ये लगा सकता है कि कोई एक पार्टी का पड़ला भारी है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए 4 जून का इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टफ फाइट है। और जिस हिसाब से अभी पोलिंग हो रही है, और आप देखिए कि छिंदवाड़ा अगर विधानसभा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा विधानसभा 7 विधानसभा में सबसे कम पोलिंग हुई है, 54%। अगर 3 बजे तक के आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं जब तक पूरे आंकड़े ना आ जाए, क्योंकि पिछले बार का अगर हम वोटिंग प्रतिशत देखें तो तकरीबन 80% के ऊपर छिंदवाड़ा में पोलिंग हुई थी। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो इस बार, और इसका एक कारण भी सर मैं आपको बताऊं कि आज छिंदवाड़ा में धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, तो बहुत हद तक 12 से 3 बजे तक की जो वोटिंग है बहुत काफी धूप के कारण और गर्मी के कारण प्रभावित हुई। लेकिन 3 बजे के बाद जो अभी 5 से 6 बजे तक के जो आंकड़े आएंगे, उसमें जो वोटिंग प्रतिशत जो निकल के आएगा, उसके आधार पर भी एक कोई ना कहीं आकलन आ सकता है कि देखना पड़ेगा कि किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग हुई। अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं देखिए सत्ता पक्ष ये देखता है, जो यहाँ पे वर्तमान सांसद है उनके खिलाफ नाराजगी, जो बीजेपी जो कि अभी यहाँ पे छिंदवाड़ा में विपक्ष में है, कहीं ना कहीं वो इसका आकलन लगाएगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि हमारे पक्ष में मतदान हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी देखना पड़ेगा 6 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत कितना होता है, उसके हिसाब से आकलन लगा सकते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी ने इस बार जो मोमेंटम गेन किया है छिंदवाड़ा में, जिस हिसाब से उनके बड़े नेताओं के दौरे हुए, चाहे प्रदेश नेतृत्व के दौरे हुए, चाहे केंद्रीय नेतृत्व के दौरे हुए, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा के सबसे ज्यादा दौरे किए। 15 दिन में तकरीबन 7 से 8 दौरे मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे किए। इससे पता चलता है कि जो बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो कितना ज्यादा गंभीर था छिंदवाड़ा सीट को लेकर। शाश्वत, हमें ये बताइए कि इतने सारे नेता जो छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी गए, मेयर तक चला गया, क्या उसका असर है आज के पोलिंग में दिखा, या फिर वो किसी और कारण से गए, या फिर वो अंदर ही अंदर कमलनाथ के साथ ही थे, कुछ ही किसी और कारण के साथ बीजेपी के साथ जाना पड़ा? देखिए सर, कहीं ना कहीं ये थ्योरी निकल के आती है जब छिंदवाड़ा में ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं इन नेताओं, क्योंकि जो कमलनाथ के बड़े करीबी नेता थे, क्योंकि कमलनाथ के इतने करीबी नेताओं का बीजेपी में जाना, क्योंकि इनकी राजनीति कमलनाथ से शुरू होती थी, कमलनाथ पे खत्म होती थी। कमलनाथ की अगर छीक के बिना इन लोग एक बयान भी नहीं छिंदवाड़ा में शाश्वत से हमारा फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। धनंजय जी के पास चलते हैं। धनंजय जी, जो छिंदवाड़ा की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लोग छोड़ के चले जाते हैं लेकिन फिर वापस भी आ जाते हैं। कहा गया कि इस बार पूरे बीजेपी पूरे जोर लगा देगी, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, जो छिंदवाड़ा जीत थी वो भी हार जाएगी। लेकिन फिर ये खबरें आती है कि कमलनाथ ने सबको किसी तरह जो है सीट बचा ली अपने बेटे के लिए। आपका क्या? बहुत ज़्यादा हो रहा है छिंदवाड़ा में, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है। और आप बाबा, आपने जो बात कही मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा सा हमको इसमें 5 साल पीछे जाना चाहिए। ये लोकसभा सीट छिंदवाड़ा की एक ऐसी है जो लंबे समय से हमेशा कांग्रेस के साथ में रही है। सिर्फ एक उपचुनाव भाजपा जीती थी, बाकी सब में कांग्रेस जीती है। 5 साल पहले भाजपा ने यहाँ काम करना शुरू किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को यहाँ का प्रभारी बनाया गया। उनके लगातार दौरे हुए, लगातार अमित शाह यहाँ दौरे किए। और 5 साल से भाजपा ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी, लेकिन उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में उसके अनुरूप नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमको ऐसा झलक दिखाई पड़ रही है कि कमलनाथ आज भी इन सब की मेहनत पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कमलनाथ का साथ छोड़ा, उसके कारण एक सिंपैथी निर्मित हुई, और वो सिंपैथी का लाभ भी कमलनाथ को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा, तो इसका मतलब कमलनाथ जो है उनको समझना मुश्किल है। पहले तो क्या क्या नहीं कहा गया, भगवा झंडा भी घर पे लग गया, 2-3 दिन गाय पी रहे, और उसके बाद फिर हुआ कि नहीं कांग्रेस में ही जाएंगे, डील नहीं हो पाई। अब इतना सब होने के बाद भी रिपोर्ट कह रही है कि नहीं, कमलनाथ जो है उन्होंने छिंदवाड़ा बचा ही लिया। भले ही बीजेपी ने कितना भी जोर लगा लिया हो, चाहे मुख्यमंत्री चला जाए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चला जाए, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ ही है। ये बात बिल्कुल सही है बाबा कि छिंदवाड़ा में अभी भी कमलनाथ ने साबित कर दिया कि उनका जो 44 साल का रिश्ता है छिंदवाड़ा के साथ, वो बाकी नेताओं से
अहम है। छिंदवाड़ा की जनता ने भी उनको अपनी पसंद माना है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाथ परिवार और वहां के लोगों का जो एक भावनात्मक रिश्ता बना था वो इस चुनाव में कमलनाथ के काम आया है। जितने भी नेताओं ने कमलनाथ का साथ छोड़ा है बाबा, वो ज्यादातर उनके बयानों में ये बात सामने आई कि वो सांसद नकुलनाथ के व्यवहार से नाराज थे। उनका कहना था कि सांसद नकुलनाथ के साथ हम काम नहीं कर सकते, कमलनाथ से हमको कोई नाराजगी नहीं है। और यही कारण था कि कमलनाथ ने इस पूरे चुनाव में नकुलनाथ को बैकफुट पे रखा। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला, उनकी पत्नी अलका नाथ ने प्रचार किया, उनकी बहू प्रिया नाथ ने प्रचार किया, लेकिन तुलनात्मक रूप में नकुलनाथ पर्दे के पीछे रहे ज्यादातर समय में, और इसका लाभ पूरा कमलनाथ को इस चुनाव प्रचार में मिला है। बाकी सीटों पे जो 5 सीट है, कहा जा रहा है कि मंडला की सीट पे भी फाइट हो गया है, वहाँ सीधी की सीट, इस पर आपका क्या आकलन है, वहां से क्या रिपोर्ट है आपका? बाबा देखिए, मंडला की सीट में तो ये बात सही है कि इस बार केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम कड़ी चुनौती दे रहे हैं। मैं भी मंडला के प्रवास पर गया था, मैं कई गाँव में, छोटे छोटे गाँव में गया था, तो वहाँ फग्गन सिंह को लेकर के एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि ये फग्गन सिंह नहीं ठग्गन सिंह बन गए हैं। तो ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रचारित हो गया। इसके बाद एक बात और प्रचारित हो गई वहां की, साहब ये 30 साल से 6 बार के सांसद है लेकिन क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। तो ये बात धीरे धीरे जो प्रचारित हुई, तो उससे उसके कारण जो है यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में पहुंचती गई थी बाबा। और मुझे लगता है कि अंत तक के जो आदिवासी सीटें हैं उसमें कांग्रेस भारी दिखाई दे रही है। और जो आदिवासी सीटों के अलावा 2 सीट हैं, केवलारी और गोटेगांव, जो मंडला जिले में नहीं आती हैं, और दोनों सीटों पे अभी फिलहाल जो दिख रहा है कि वो भाजपा का पलड़ा भारी है। बाकी 5 आदिवासी सीटें विधानसभा में भी कांग्रेस ने जीती थी, और लोकसभा सीट में भी उन सीटों पर जो है कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। सीधी सीट की अगर हम बात करें बाबा, तो सीधी में ये बात सही है कि बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम साथी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाला। वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, चंद पलों में वापस लौटते हैं।